नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो है पिछली क्लास में एल्केन के सिंथेसिस की बात कर रहे थे, एल्केनों के बनाने की विधियों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने दो विधियों की चर्चा की पिछली क्लास में, जिसमें हमने एल्किल हैलाइडों के अपचयन व हाइड्रोजनेशन के द्वारा एल्केनों का निर्माण किया है। अब उसके बाद में जो है और जो पिछली अपने मेथड था उसमें साबात्र सेंट्रेशन विधि भी अपन ने पढ़ी है। अगर हम जो है रेने निकल का इस्तेमाल करते हैं इनके अपचयन में, तो आपकी जो मेथड है वो मेथड आपका क्या कहलाएगा, साबात्र सेंट्रेशन मेथड। अब हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में ऊर्ज अभिक्रिया या एल्केनों का सिंथेसिस, जो है एक ऊर्ज सिंथेसिस या ऊर्ज रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। यहाँ से आपके प्रत्येक वर्ष जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है नाम से ही ऊर्ज रिएक्शन के बारे में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन से यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आने की संभावनाएं रहती है। ऊर्ज रिएक्शन में देखो हमें जो है एक जो ये रिएक्शन है, एक तो ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है और एल्किल हैलाइडों की जो है इसमें हम सोडियम से क्रिया करवाते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। और इससे हमें जो है इस विधि में निम्नतर एल्किल हैलाइडों से हमेशा उच्चतर एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं और सम संख्या वाले जो है एल्केन हमें यहाँ प्राप्त होते हैं इस विधि से। तो देखो हम इसे एक एक पॉइंट को लिस्ट कर लेते हैं। ऊर्ज अभिक्रिया में जब हेलो एल्केन अथवा एल्किल हैलाइडों की सोडियम के साथ शुष्क ईथर, देखो ड्राई ईथर में एल्किल हैलाइडों की सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो एल्केन प्राप्त होते हैं। हमारा टारगेट क्या है, एल्केन बनाना। और एल्केन कब प्राप्त हो रहे हैं आपका इस अभिक्रिया में क्या है, आपको तीन चीज़ याद रखनी है कि हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, ठीक है, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नाम इनके हैं, या तो आप हेलो एल्केन कह दो या एल्किल हैलाइड कह दो। जब एल्किल हैलाइडों की हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस विधि की सहायता से निम्नतर एल्किल हैलाइडों से उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। आपसे कई बार एग्जाम में यूँ पूछ लिया जाता है कि वह कौन सी विधि है जिससे निम्नतर एल्किल हैलाइडों से उच्चतर जो है एल्केन प्राप्त होते हैं, या आपसे यूँ पूछ लिया जाए कि उच्चतर एल्केन बनाने की एक विधि का वर्णन कीजिए या क्रिया विधि लिखिए, अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखिए, तो आपका आंसर यहाँ ऊर्ज अभिक्रिया होगी। और आपसे वो डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली ऊर्ज अभिक्रिया के बारे में ही डिस्कस कर रहा है एग्जामिनर। इस विधि से प्राप्त एल्केनों में सदैव सम संख्या में कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस अभिक्रिया में बनने वाला जो प्रोडक्ट है आपका एल्केन, वो हमेशा सम संख्या वाला ही होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो यहाँ पर जो है सम संख्या वाले एल्केन हमें प्राप्त होंगे। अभी ये सम इसलिए है क्योंकि ऊर्ज में सम प्राप्त होता है, और अगली आपकी एक रिएक्शन और आएगी जिसमें हम हमेशा विषम परमाणु वाले एल्केन हमें प्राप्त होते हैं। विषम परमाणु वाले एल्केन प्राप्त होते हैं, वो अभिक्रिया आपकी कोरेहाउस अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। अभी इस अभिक्रिया के बाद में हम कोरेहाउस अभिक्रिया पर भी जो है डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इस विधि से प्राप्त एल्केन सदैव सम संख्या में प्राप्त होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। अब देखो मेन मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पर ये आपका एल्किल हैलाइड है, ये R4 एल्किल ग्रुप आपका है, X आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। जब इसकी क्रिया हम सोडियम से कराएंगे और किसकी उपस्थिति में कराएंगे, ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें एल्केन प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए आपका एक ग्रुप है, यहाँ पर 2 एल्केन है आपका, तो ये भी आपका 2RX होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको हायर एल्केन प्राप्त हुआ है निम्नतर से। देखो आप निम्नतर एल्किल हैलाइड से उच्चतर एल्केन प्राप्त होगा, आपको 2 कार्बन युक्त आपका एल्केन
सॉरी एल्केन प्राप्त हो गया अगर आपका R बराबर CH3 है। तो यदि R बराबर C2H5 है, कोई भी और है, पर हम ये कह सकते हैं कि जिससे आप क्या नाम से एल्किल हैलाइड लोगे उससे अधिक कार्बन परमाणु वाला आपको जो है एल्केन प्राप्त होगा। और बात ये भी सही है कि आपको यहाँ पर सम संख्या वाले एल्केन ही प्राप्त होंगे। और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका 2NaX, आपका सोडियम हेलाइड जो भी बनेगा। जैसे मान लो अगर आपका यहाँ क्लोरीन लिया है तो NaCl बन जाएगा, ब्रोमीन लिया है तो NaBr बन जाएगा और एल्केन आपका प्रोडक्ट बन गया। हम बात करते हैं उदाहरण लेकर, अगर R बराबर CH3 है और X बराबर I है, यह है आपका मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड के हम जो है सोडियम से क्रिया कराते हैं। तो देखो हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, तो एक मॉलिक्यूल हमने इधर ले लिया और एक मॉलिक्यूल इधर ले लिया। इसको अभिक्रिया को समझने की दृष्टि से आप इस तरीके से ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो है 2NaI निकल गया आपका प्रोडक्ट और यहाँ पर आपका क्या बन गया, एथेन प्रोडक्ट के रूप में बन गया है, हायर एल्केन बन गया है। हम और उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर क्लोरीन ले लेते हैं और CH3 ले लेते हैं और इस प्रकार से यहाँ से आपका 2NaCl निकल जाएगा और CH3 आपका क्या बन गया, एथेन बन गया आपका। ठीक है, अब जब एथेन इस तरीके से बन गया, अब देखो ये बनने में तो कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक तो अपन ने बना दिया, लेकिन ये बन किस वे में रहा है वह महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर हमें जो है इस क्रिया की क्रिया विधि जो है वो समझनी है कि किस मैकेनिज्म से, किस क्रिया विधि से ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है। और एग्ज़ाम में नंबर हमें जो है क्रिया विधि के ही मिलते हैं। क्रिया विधि हमें अगर आती है तो फिर हमें रिएक्शन को रटने की ज़रूरत नहीं है और क्रिया विधि ही महत्वपूर्ण होती है। देखो मैकेनिज्म ऑफ ऊर्ध्व रिएक्शन, जो आपकी ऊर्ध्व रिएक्शन है उसके लिए जो अभिक्रिया है, इसके लिए निम्न 2 क्रिया विधियाँ सुझाई गई। 2 मैकेनिज्म जो है साइंटिस्ट द्वारा सुझाई गई कि यह अभिक्रिया इस तरीके से हो सकती है, जिसमें पहली मैकेनिज्म आपकी इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है जिसे हम मुक्त मूलक क्रिया विधि कहते हैं, और दूसरी है आयनिक क्रिया विधि। देखो नाम से स्पष्ट है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब कि इसमें अभिक्रिया में जो है क्रिया कारक से उत्पाद बनने के बीच की जो प्रक्रिया है, इसमें कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल बन रहे हैं और फ्री रेडिकल अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए हमने इस क्रिया विधि को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहा। फिर हम कह रहे हैं कि दूसरी क्रिया विधि आपकी है, दूसरा टाइप आयनिक क्रिया विधि। तो आयनिक क्रिया विधि से मतलब है कि यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है और वो अभिक्रिया में कहीं ना कहीं भाग ले रहे हैं, और आयंस का मतलब धनायन और ऋणायन से हैं यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं बेटा। देखो ये आपका एल्किल हैलाइड है। अब फ्री रेडिकल कैसे बनेगा कि इस जो शेयरिंग बॉन्ड है इनका, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जाए, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाए, तो क्या बनेगा, एक तो आपका बन जाएगा R रेडिकल, एक बन जाएगा X रेडिकल। तो देखो, और यहाँ हम क्रिया करा रहे हैं सोडियम के साथ। सोडियम के ऊपर मैंने एक डॉट लगाया है, वो किसको दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन कौन सा है, देखिए आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। सोडियम है आपका, सोडियम का जो है परमाणु क्रमांक 11 होता है। अगर इसका विन्यास हम लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है, राइट। अब यहाँ देखो हम इनका जो है सेल वाइज जो है 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 2p में या 2 कक्षक में जो है सेकंड कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास, 8, 6 और 2 8। अब बचा थर्ड कोष, इसमें देखो 3s1 ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग में भाग भी ये 3s1 वाला ही लेगा। अभी इस एक इलेक्ट्रॉन को हम अपने यहाँ पर किसके रूप में दिखाते हैं, रेडिकल के रूप में, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन का ये जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन को इसको देखे क्या बना लेगा, NaX बना लेगा। ये तो बन गया आयनिक कंपाउंड, और आपका जो R है, जो एल्किल समूह है, ये आ गया रेडिकल के रूप में, राइट। अब रेडिकल जब बन गया है तो ऐसी प्रक्रिया और भी चल रही होगी, तो इससे है अभिक्रिया में एक और जो रेडिकल बनेगा, तो 2 रेडिकल R हो गए। अब दोनों कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इमेजिन कर रहे हैं कि 2 रेडिकल मिलके 2 रेडिकल मिलेंगे, 2 रेडिकल मिलके आपका क्या बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे। तो इस प्रकार की जो है मैकेनिज्म इसमें संपन्न हुई होगी, ऐसा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के माध्यम से स्पष्ट होता है, ठीक है। हम उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर CH3I या 2 मिथाइल आयोडाइड हम यहाँ ले लेते हैं। 2Na आपका है यहाँ पर
इसी फॉर्म में है। देखो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इस पर अपने शो कर रखा है और ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये सब जो है अभिक्रिया किसमें, ड्राई ईथर की उपस्थिति में संपन्न होती है। और यहाँ पर देखो आपका ये आर रेडिकल एक बन रहा है, तो अपन ने यहाँ 2 मॉलिक्यूल लिए तो 2 आर रेडिकल 2 मिथाइल रेडिकल बन गए हैं और 2 NaI बन गया आपका। 2 सोडियम आयोडाइड के मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे और 2 सोडियम आयोडाइड के मॉलिक्यूल निकलने के पश्चात में देखो आपके 2 रेडिकल यहाँ मिलेंगे और मिलकर आपका क्या बनाएंगे, एथेन बना लेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये तो हो गई फिर रेडिकल मैकेनिज्म की बात। अब हम बात करते हैं आयनिक मैकेनिज्म की, आयनिक क्रियाविधि की बात कर लेते हैं। तो देखिए आयनिक क्रियाविधि में होता क्या है, सबसे पहले आयन का फॉर्मेशन होगा, ये RH और इसके जो है एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराएंगे हम, सोडियम से। यहाँ भी वही स्थिति है, 2 8 1 इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहेगा। हम चाहे तो इसे शो कर सकते हैं, चाहे तो शो नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि ये आयनिक क्रियाविधि है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं है। तो जैसे ही हम यहाँ बात करते हैं कि जो है ये बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में इस सोडियम का भी, जैसे 2 सोडियम अपन ने लिए हैं यहाँ पे, तो 1 सोडियम इससे क्रिया करके जो है RNA बना लेगा। क्या बना लेगा, एल्किल सोडियम का जो है साल्ट बन जाएगा आपका यहाँ पर, और 1 सोडियम आपका NaX के रूप में या सोडियम हैलाइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं तो सोडियम जो है धातु है, तो इस पर चार्ज प्लस रहेगा, इस पर नेगेटिव रहेगा जब ये ब्रेक होगा। तो आगे हम बात करते हैं इसकी अभिक्रिया कराते हैं अदर एल्किल हैलाइड से इस RNA की। तो ये RNA जो है एल्किल सोडियम जो है, इसमें हम जानते हैं कि सोडियम के पास चार्ज प्लस है, इसके पास नेगेटिव। अगर अब एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड किस प्रकार से टूटता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा ये बॉन्ड इधर जाएगा, इधर मूव होगा, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ इलेक्ट्रोमेरी और इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह में अपन ने पढ़ा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है बॉन्ड का जो है ब्रेकिंग उस साइड में ही होगा। जब ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज और सोडियम पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या बना लेगा वापस से NaX। तो आपके पास देखो 2 NaX के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। ठीक है, 2 NaX के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए टोटल, और यहाँ पर ये R नेगेटिव इस वाले जो है एल्किल समूह, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे, आपके पास एल्केन का निर्माण ये कर लेंगे। तो आयनिक क्रियाविधि कुछ इस प्रकार से संपन्न होती है। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, इसको आप 2 बार 3 बार अगर लिख के प्रैक्टिस करोगे अपनी नोटबुक में तो ये आराम से आपको एक ही बार में याद हो जाएगी। हम उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे R की जगह हमने मिथाइल ले लिया है, एग्जाम्पल मिथाइल आयोडाइड अपन ने ले लिया है। मिथाइल आयोडाइड की क्रिया हम जो है सोडियम से कराते हैं और ये जो है ड्राई ईथर की उपस्थिति में संपन्न होगी। आपका यहाँ पर बनेगा मिथाइल सोडियम का साल्ट बन जाएगा, और यहाँ पर इस साल्ट में सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, और एक Na जो है आपका इस आयोडीन के साथ क्रिया करके NaI या सोडियम आयोडाइड बना लेगा। उसके पश्चात जो है अगली अभिक्रिया में आपका जो ये साल्ट है, इस साल्ट की क्रिया हम फिर किससे कराएंगे, मिथाइल आयोडाइड से, जिसका अपन ने पहले उपयोग किया है, उसी एल्किल हैलाइड का यहाँ पर हम उपयोग करेंगे। और यहाँ जब क्रिया होगी तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव के रूप में टूटेगा, और यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव के रूप में टूटेगा। जो है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है एक दूसरे के रेफरेंस में हम इसको देते हैं, क्योंकि कौन कितना शक्तिशाली है। अगर हम यूँ कह दें कि किसी के पास 50,000 रुपये जेब में और किसी के पास 1,00,000 रुपये जेब में है, तो उन दोनों में से जो है धनवान कौन है, तो हम ये कहेंगे कि 1,00,000 रुपये वाला धनवान है। लेकिन अगर उसी सिचुएशन में कोई एक और व्यक्ति है, उसके पास जिसके पास 1,50,000 रुपये जेब में है, तो फिर धनवान कौन होगा, वो 1,50,000 वाला, ना कि 1,00,000 वाला। तो किसी के दिमाग में ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पर तो CH3 पर प्लस आ रहा है और यहाँ CH3 पर माइनस आ रहा है, तो ऐसा क्यों। तो बेटा यही है कि इन दोनों के जोड़े में ये ज़्यादा शक्तिशाली है, और ये शक्तिशाली होने के कारण इस संजित इलेक्ट्रॉन जो युग्म है उसको ये अपनी ओर खींचेगा।
और अपनी ओर खींचते इस पर धनावेश आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर सोडियम जो है धातु है, ये अपने इलेक्ट्रॉन और बंद के इलेक्ट्रॉन तो छोड़ो, ये अपने इलेक्ट्रॉन खुद दूसरे को देने को उद्यत रहता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर Na+ के रूप में ही रहेगा हमेशा, और ये CH3- के रूप में यहाँ पर रिएक्ट करेगा। तो CH3 एंड CH3+ मिलकर आपका क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपकी ऊर्ज अभिक्रिया संपन्न होती है। आप और उदाहरण यहाँ ले सकते हैं। और देखो, आपने यहाँ एक मिथाइल समूह लिया है, मतलब एक कार्बन युक्त आप एल्किल हैलाइड उपयोग कर रहे हो, और यहाँ पर आपको 2 कार्बन युक्त एल्केन प्राप्त हो रहा है और सम संख्या में हो रहा है, ये ध्यान रहे। दूसरी हम बात करते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आपका C2H5 एल्किल इथाइल क्लोराइड अपन ने लिया है। तो यहाँ पर C4H10 का आपका प्रोडक्ट बनेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, N ब्यूटेन बनेगा। और यहाँ से बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल जाएगा आपका 2NaCl, 2 सोडियम क्लोराइड के 2 मोल सोडियम क्लोराइड यहाँ से बाहर हो जाएगा, और N ब्यूटेन आपको प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। उदाहरण आप कोई भी ले सकते हैं, पर आपको बेसिक मैकेनिज्म इसकी आनी चाहिए, तभी आप उदाहरण दे पाएंगे। अब इसके बाद जो है अगली रिएक्शन है कोरेहाउस रिएक्शन या कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिएक्शन है ये भी, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। कोरेहाउस होगी, वुड्स रिएक्शन होगी, ये कोल्बे मेथड भी आएगा आपका। इन सब मेथड से कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल पुट होके आता है। अब इस अभिक्रिया में भी देखो क्या होता है, इसे हम जो है निम्न पदों में, इसको कई सारे स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, निम्न पदों में लिखा जा सकता है। सबसे पहले हम यहाँ है एल्किल हैलाइड का उपयोग करेंगे, और उसकी अभिक्रिया जो है लिथियम से करवाते हैं, वो ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है एल्किल लिथियम और लिथियम ब्रोमाइड, 2 चीज़ें हमें यहाँ मिलती है। आगे हमारे पास जो उपयोग में आने वाली स्पीशीज़ है वो है एल्किल लिथियम या मिथाइल लिथियम। जो भी आपका यहाँ अगर R अपन ले लेते हैं, X ले लेते हैं, तो एल्काइल लिथियम हमारा जो है आगे काम आने वाली स्पीशीज़ है। इस पद में एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में लिथियम से करवाने पर एल्किल लिथियम प्राप्त होता है। मेन टारगेट ये है आपका। इस CH3 की जगह कुछ और भी समूह हो सकता है, बस आपको बेसिक फंडामेंटल याद होना चाहिए कि ड्राई ईथर की उपस्थिति में यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हो रही है और प्रोडक्ट एल्किल लिथियम बन रहा है, तो बात सिर्फ और सिर्फ कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस की हो रही है, कोरेहाउस अभिक्रिया की हो रही है। तो देखो इसमें होता क्या है बेटा, इसमें हम जो है 2CH3Li की या एल्किल लिथियम की क्रिया कराते हैं। एल्किल लिथियम आपका अगली अभिक्रिया में जो है रिएक्टेंट होगा, जो बनाया अपन ने। और एल्किल लिथियम की अभिक्रिया हम क्यूप्रिक आयोडाइड से कराते हैं। किससे? क्यूप्रिक आयोडाइड से कराते हैं। क्यूप्रिक आयोडाइड से जब क्रिया कराएंगे तो हमारा एक इंटरमीडिएट स्पीशीज बनती है, यह है लिथियम डाइमेथिल क्यूप्रेट, CH3 Cu CH3 एंड Li। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आपसे कई बार सूत्र इसका पूछ लिया जाता है, या बनने वाले इंटरमीडिएट का नाम पूछ लिया जाता है, संरचना सूत्र पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया आपका लिथियम डाइमेथिल क्यूप्रेट प्लस लिथियम आयोडाइड, यहाँ पर ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। अब आगे अगली स्पीशीज में ये हमारा जो है स्पीशीज काम में आने वाली है। ये आपका क्या करेगा, इसके पास 2 मिथाइल समूह हैं, और अगली अभिक्रिया में ये क्या करेगा, मिथाइल समूह डोनर का कार्य करेगा, मिथाइल डोनर का कार्य करेगा। तो इसका कार्य ये है, यहाँ से ये CH3 समूह का जो है डोनेशन करने वाला है, और इस अभिक्रिया द्वारा हम विषम संख्या में कार्बन परमाणु वाले एल्केन प्राप्त करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसी कारण से मैंने पहले ही ऊपर लगाया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ पर आपका जो है ये स्पीशीज़ अपन ने काम में ली, क्या है ये, लिथियम डाइमेथिल क्यूप्रेट। लिथियम डाइमेथिल क्यूप्रेट की अभिक्रिया जब आप किसी सम संख्या युक्त एल्किल हैलाइड से कराते हैं, तो देखो यहाँ पर कितने कार्बन टोटल इसमें है एल्किल हैलाइड में, ये आयोडाइड है। देखो 1 2 और 6 8, तो ये क्या हो गया, ऑक्टेन हैलाइड या ऑक्टेन आयोडाइड हो गया। क्या हो गया, ऑक्टेन आयोडाइड, क्योंकि आयोडीन के साथ में ऑक्टेन जुड़ा हुआ है। जब ऑक्टेन की क्रिया, ऑक्टेन आयोडाइड की या एल्किल हैलाइड की क्रिया हम इससे कराते हैं लिथियम डाइमेथिल क्यूप्रेट से, तो ये CH3 जो है इस आई पर अटैक करता है, इस आयोडीन वाले
पार्ट पर यहाँ पर, और जैसे ही यहाँ अटैक करता है तो ये CH3 के साथ में यहाँ पर ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्या बना लेगा, ये नोनेन बन जाएगा। देखो नोनेन का मतलब 9 कार्बन युक्त होना चाहिए। यहाँ 8 है अपने पास, 6 कार्बन तो ये रहे 7 और 1 8, यहाँ पर 6 ये रहे 7 और 8 1 9, तो ये बन गया आपका नोनेन। और प्रोडक्ट क्या बनेगा आगे, मिथाइल क्यूप्रेट। अगला प्रोडक्ट क्या बनेगा, मिथाइल क्यूप्रेट, और बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका लिथियम आयोडाइड निकलेगा। तो इस सभी क्रिया में देखो बेटा, जो ये CuCH3 है वो यहाँ से ये अलग हो जाएगा। बाद में ये जो लिथियम है ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ देकर Li+ के रूप में निकलेगा, ये I- के रूप में निकलेगा। तो Li और I मिलके लिथियम आयोडाइड बना लेंगे, और ये आपका CH3Cu या मिथाइल क्यूप्रेट के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये देखिए आपका इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म संपन्न होती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, सिर्फ 2 स्टेप की मैकेनिज्म है, और दो स्टेप आपको 3 से 5 नंबर दिला सकती है। तो देखिए उपरोक्त कोरेहाउस संश्लेषण में पहले हमने क्या किया, डाईमेथिल क्यूप्रेट का निर्माण किया, या डाईमेथिल क्यूप्रेट का निर्माण करते हैं, जो कि एल्किल दाता की तरह कार्य करता है। हमने क्या कहा, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एल्किल समूह डोनर का कार्य करता है डाईमेथिल क्यूप्रेट, ठीक है। तो एल्किल दाता का कार्य करता है, एल्किल दाता की तरह व्यवहार करता है। अब इसकी क्रिया किसी एल्किल हैलाइड से करवाने पर हमें उच्चतर एल्केन प्राप्त होती है। कोरेहाउस संश्लेषण द्वारा विषम, देखो मैंने कहा था वहाँ ऊर्ज में सम कार्बन परमाणु युक्त एल्केनों का संश्लेषण होता है, जबकि कोरेहाउस अभिक्रिया में विषम कार्बन परमाणु युक्त एल्केनों का संश्लेषण किया जाता है। जैसे आपका प्रोपेन है, पेंटेन है, हेप्टेन है, नोनेन है। प्रोपेन बोले तो 3 कार्बन, पेंटेन बोले तो 5 कार्बन, हेप्टेन बोले तो 7 कार्बन, नोनेन बोले तो 9 कार्बन। तो इस प्रकार से अगर विषम कार्बन परमाणुओं के एल्केन का सिंथेसिस आपको करना है, उसकी आवश्यकता है, तो आपको कोरेहाउस अभिक्रिया की मदद लेनी होगी। तो ये हुई बेटा आपके ऊर्ज रिएक्शन और कोरेहाउस अभिक्रिया की रिएक्शन। दोनों में जो है डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। दोनों को साथ पढ़ाने का मतलब भी यही है कि एक से हम सम कार्बन वाले एल्केन बनाते हैं, दूसरे से विषम कार्बन वाला एल्केन बनाते हैं। दोनों से ही उच्चतर एल्केन बनते हैं, ये भी ध्यान रहे। अभी और अपनी 1-2 रिएक्शन ऐसी आएगी, एक रिएक्शन ऐसी आएगी जिसमें निम्नतर एल्केनों का निर्माण होता है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इनमें एक दूसरे को आपस में मिसमैच नहीं करना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। जिसको जैसे पढ़ो वैसे लिख लिख के याद करो, लिख लिख के पढ़ो, स्पष्ट रूप से इनको याद रखने का प्रयास करो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे जो अगली क्लास होगी, अगला वीडियो लेक्चर अपना होगा, वो होगा कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्केन का निर्माण, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आने वाला टॉपिक भी। कुल मिला के इस यूनिट में जो नेम रिएक्शंस हैं, ये वाला पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5-6 रिएक्शन आपके नेम रिएक्शन यहाँ हैं, और यहाँ से क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है, हर पेपर में पूछा जाता है। तो हम इस पार्ट को बहुत गहनता से लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, जो कि आपके ग्रुप में मेरा नंबर ऐड है, वहाँ से आप नंबर जाके और मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, बता सकते हैं बेटा कोई समस्या है तो, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।